YouTube India delivered to you in 4K. Yeah. अब पिछले हफ्ते ही दिवाली के टाइम पे 2 फिल्में रिलीज़ हुई, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। और इनमें से सिंघम अगेन काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म थी और एग्जीबिटर्स ने शोज़ और स्क्रीन्स भी उसी हिसाब से दिए थे। बी इट एन ensemble कास्ट, आधा बॉलीवुड ही समझ लो, और अ ग्रैंड स्केल and a budget almost 2 times bigger than Bhool Bhulaiya 3, a much bigger director and the story और the lack of it का दिवाली से रिलेटेड होना। लेकिन ट्यूसडे आते ही ये हाल हो गया और लाइफ टाइम कलेक्शंस भी इसी के हिसाब से डिसाइड होंगे। ऑल दिस डिस्पाइट भूल भुलैया 3 ऑल्सो बीइंग अ वन टाइम वॉच, और वो भी सिर्फ अपने क्लाइमैक्स की वजह से। सो एग्जैक्टली वॉट वेंट रॉन्ग, ये जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो पहले हमें रोहित शेट्टी की फिल्मोग्राफी देखनी होगी, जिससे कि हम ये समझ सके कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। रोहित मेड हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू विद अ लेसर नोन फिल्म कॉल्ड ज़मीन, स्टारिंग अजय देवगन एंड अभिषेक बच्चन। इस फिल्म को कुछ 3-4 रियल लाइफ इंसिडेंट्स को मिलाकर बनाया गया था। अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी और वेल मेड फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही। और ज़मीन के बाद ही द एवरग्रीन कल्ट फिल्म गोलमाल रिलीज़ हुई, जो कि ऑब्वियसली एक सुपर हिट थी। अब गोलमाल की कहानी इंस्पायर्ड थी एक मराठी प्ले घर घर से। इसकी राइटिंग की थी मास्टर राइटर नीरज वोरा जी ने, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली बॉलीवुड को कॉमेडी का एक गोल्डन एरा दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम हेरा फेरी इन 2000 टिल द ओजी भूल भुलैया इन 2007। गोलमाल के बाद रोहित की 2 और फिल्में रिलीज हुई। संडे बेस्ड ऑन अ तेलुगु फिल्म अनुको कुंडा ओकारोजू, जो कि रोहित की पहली फ्लॉप फिल्म भी बनी। इसमें भी ज़मीन की तरह एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश तो की गई थी। हाँ, उसके बाद उसी साल गोलमाल रिटर्न्स रिलीज हुई, अगेन बेस्ड ऑन अ गुजराती प्ले। ओजी गोलमाल की रिकॉल वैल्यू की वजह से ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही, बहुत ज़्यादा ख़राब रिव्यूज़ मिलने के बाद भी, क्योंकि अनलाइक द फर्स्ट पार्ट नीरज वोरा की जगह कोई नए राइटर्स आए थे। उसके बाद ऑल द बेस्ट बनाई, जो कि एक कल्ट फिल्म होने के बाद भी एवरेज रही। ये भी एक मराठी प्ले पर बेस्ड कहानी थी। और ऑल द बेस्ट के बाद वही ट्राइड एंड टेस्टेड गोलमाल 3, जो कि अगेन बेस्ड इंस्पायर्ड रीमेक जो भी कह लो, थी पुरानी बासु चैटर्जी की मूवी खट्टा मीठा पर। गोलमाल 3 के बाद रोहित ने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्शन में किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे साउथ की फिल्मों को रीमेक करके प्रोड्यूसर्स और स्टार्स बहुत पैसा छाप रहे थे। सलमान भाई का करियर ऑलमोस्ट उस टाइम पे ख़त्म हो चुका था अपनी पिछली बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद, लेकिन एक ही फिल्म वांटेड से वो सबसे बड़े स्टार बन गए। जबकि वांटेड को सीबीएफसी ने ए सर्टिफिकेट दिया था, और उस टाइम पे ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म बहुत ही कम लोग देखते थे। ये कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिनके शरीर से कपड़े वैसे ही लिपटे रहते हैं जैसे मुन्नी से बदनामी और शीला से जवानी। अब वांटेड ने सलमान को तो ओवरनाइट स्टार बना ही दिया, लेकिन एक तमिल फिल्म गजनी को रीमेक करके आमिर खान ने भी इंडिया की पहली 100 करोड़ नेट फिल्म दी, जिसको कि पहली 100 करोड़ क्लब की फिल्म भी कहा जाता है, और यहीं से 100 करोड़ क्लब शुरू हुआ था। और उसी टाइम पे सलमान की मूवी दबंग के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उसमें चुलबुल पांडे बहुत बड़ा कल्ट बन गया था। तो रोहित ने सूर्या की तमिल फिल्म सिंघम को हिंदी में रीमेक किया, उसी तरह की पॉपुलैरिटी को रिक्रिएट करने के लिए। लेकिन एज पर रोहित, सिंघम से ही ये कॉप यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन रोहित को ये चीज़ खुद 7 साल बाद पता चली सिंघम के आने के बाद। और सिंघम के बाद रोहित ने अपनी रेगुलर फिल्म्स पे काम शुरू किया, स्टार्टिंग विद बोल बच्चन, जो कि पुरानी अमोल पालेकर की फिल्म गोलमाल का ऑफिशियल रीमेक था। मतलब तुझे कुछ ओरिजिनल फिल्म बनानी ही नहीं है। मतलब
मुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं। तो अपने डेब्यू के 10 साल बाद रोहित ने एक ओरिजिनल फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस बना ही ली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और चेन्नई एक्सप्रेस उस टाइम पे ATG बनी थी और SRK के डिक्लाइनिंग करियर को सीधा पीक पर लेकर गई। और जब चेन्नई एक्सप्रेस ATG बनी तो रोहित ने सोचा कि यही सही टाइम है सिंघम रिटर्न्स को बनाने का, ये सोचकर कि शायद ये भी उसी तरह का बिजनेस करेगी। तो कर दिया मलयालम मूवी एकलव्यम को रीमेक। But after getting a solo release on Independence Day and a mammoth opening of 32 CR, ये फिल्म सिर्फ 140 CR लाइफ टाइम पे ही अटक गई, क्योंकि इसमें भी वही सब प्रॉब्लम्स थे जो आजकल की फिल्मों में है। कंपेयर्ड टू सिंघम 1 इसमें कुछ नयापन नहीं था और बस स्केल पे ही फोकस किया गया था। जिस वजह से सिंघम ऐसा कैरेक्टर का कल्ट बना था, उसी को यहाँ पे स्किप कर दिया। अब इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, रोहित और SRK की सेकेंड कोलैबोरेशन दिलवाले भी फ्लॉप रही। देन रोहित रिडीम्ड हिज बॉक्स ऑफिस विद अ कंप्लीटली सब स्टैंडर्ड गोलमाल अगेन, जो कि दिवाली रिलीज और फ्रेंचाइज की वजह से हिट रही। और उसी टाइम पे शायद रोहित को लगा था कि कॉमेडी फिल्मों को ना ही बनाओ तो अच्छा होगा। तो अब रोहित को याद आया कि मैं जो है 2 सिंघम बना के बैठा हूँ, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही मैंने सिंघम 3 बनाई तो कितने लोग देखेंगे। तो रोहित ने पहले तेलुगु मूवी टेम्पर के राइट्स खरीदे और एक कम्प्लीटली नई कॉप फिल्म बनाई सिम्बा के नाम से विद रणवीर सिंह। और सिम्बा के क्लाइमैक्स में अजय देवगन का एज सिंघम कैमियो डाल दिया और सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक नया कैमियो डाल दिया अक्षय कुमार का एज वीर सूर्यवंशी, जो कि एक कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर था। और क्या, बस फिर बन गया कॉप यूनिवर्स। और अच्छी रिलीज डेट और जीरो के फ्लॉप होने की वजह से सिम्बा भी ब्लॉकबस्टर हो गई। और ये जो 2 कैमियोज थे उसने कॉप यूनिवर्स की हाइप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अपनी रिलीज से पहले सूर्यवंशी वन ऑफ द मोस्ट हाइप फिल्म्स में से थी। इसका जब ट्रेलर प्री पैंडमिक आया तो इसको पहले ही दिन में 42 मिलियन व्यूज़ मिले, जो उस टाइम के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट थे पूरे इंडिया में 24 आवर्स की बात करें तो। लेकिन बाद में कोविड पैंडमिक आ गया और सब थिएटर्स बंद हो गए, तो सूर्यवंशी का ट्रेलर आने के बाद भी उसको रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन पैंडमिक के बाद जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तब ऑक्यूपेंसी रिस्ट्रिक्शंस थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इसने ऑलमोस्ट 200 करोड़ का बिजनेस किया। उस टाइम पे शायद कोई और फिल्म इतना बिजनेस ना कर पाती। तो अब पहले हम सूर्यवंशी पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसी फिल्म को समझ के हम समझ पाएंगे कि कॉप यूनिवर्स को आज की डेट में हर जगह क्यों रिडिक्यूल किया जा रहा है। जिस कॉप यूनिवर्स की शुरुआत कॉप फिल्म्स के एक गोल्ड स्टैंडर्ड से हुई थी, आज इसका ये हाल क्यों हो चुका है। क्या मायला, इतनी हेरा फेरी रे। एक बड़ी स्टार कास्ट और एक बड़ा बजट होने के बाद भी सूर्यवंशी वो फिल्म है जिसने कॉप यूनिवर्स की एक ट्रैजेक्टरी को सेट किया, क्योंकि यहाँ से एक पूरी नई कहानी शुरू होती है। क्योंकि जो पिछली फिल्मों की जो कहानी थी उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। तो कॉप यूनिवर्स एक्चुअली शुरू तो यहीं से हुआ, बस वो कैरेक्टर्स पुरानी फिल्मों में से ऐड किए थे। अब सिंघम और सिंघम अगेन 2 अलग अलग फिल्में थी जिसमें कहानी का कोई ज़्यादा कनेक्शन था नहीं कुछ चीज़ों को छोड़ के। और सिम्बा तो एक पूरी इंडिविजुअल फिल्म ही थी, बस उसके क्लाइमैक्स में कैमियोज करवा के कॉप यूनिवर्स बनवा दिया गया। जहाँ पिछली फिल्मों में एक रूटेड कहानी थी जिसमें पुलिस वालों का एक ह्यूमन साइड दिखाया गया था। अब इन फिल्मों में कहानी थी कि एक कैसे एक अंडरडॉग पुलिस वाला ज़मीन से उठकर पॉलिटिकल प्रेशर, अपने सीनियर्स और सबसे लड़कर जनता को इंसाफ दिलवाता है। इनमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे कि रेड टेप, करप्शन और पॉलिटिकल प्रेशर को भी अच्छे से दिखाया गया था, जिससे कि ऑडियंस काफ़ी रिलेट कर पाए। अनलाइक ऑल दीज मूवीज, सूर्यवंशी एक कम्प्लीटली लार्जर देन लाइफ फिल्म थी, फोकसिंग ऑन टेररिज्म और कैसे पुलिस वाले ही आतंकवादियों से लड़कर देश को बचाते हैं। बट अनलाइक सिंघम अगेन, सूर्यवंशी एक काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म बनकर आती है।
with Rohit returning to his zone of his debut movie Zameen and Akshay doing another Desh Bhakti film which no other actor can do better than him. अपार्ट फ्रॉम द नॉवेल्टी फैक्टर इसमें सिर्फ 3 ही मेन कैरेक्टर्स थे और 3 में से 2 कैरेक्टर्स को तो हम लोग पहले से जानते थे और थर्ड कैरेक्टर यानी कि वीर सूर्यवंशी को इस पूरी फिल्म में डेवलप किया गया। तो इन सब की वजह से हम कभी भी फिल्म से डिस्कनेक्ट फील नहीं करते। एक मसाला एक्शन फिल्म होने के बाद भी ये कुछ रियल लाइफ इश्यूज जैसे कि रेडिकलाइजेशन, कम्युनल हार्मनी और नेशनल सिक्योरिटी और स्लीपर सेल्स पे बात करती है। हाँ, ऑफ कोर्स अब हम इसको बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते पर एज एन ऑडियंस हमारा इंटरेस्ट बना के रखती है और यही सबसे बड़ी गलती हुई सिंघम अगेन में। सूर्यवंशी के बाद एक कॉमेडी फिल्म आई थी, पुरानी मूवी अंगूर का रीमेक सर्कस के नाम से, पर उस पर बात ना ही करे तो अच्छा होगा। जैसे कि मैंने रोहित की पूरी फिल्मोग्राफी पे बात की, ही इज समवन टू स्कैर्ड टू एक्सपेरिमेंट। बस एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला पे फिल्म बना दो जो कि अच्छे रिटर्न्स दे। अब बॉलीवुड में बेसिकली 3 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस है और शायद एनिमल का चौथा बन जाए। बट अनलाइक द कॉप यूनिवर्स, मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स अच्छे से काम करते हैं। ऑफ कोर्स उनमें भी काफ़ी फ्लॉज है बट कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे हैं। अब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स और मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स काफ़ी एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करते हैं। इन 2 यूनिवर्सेस में अलग अलग डायरेक्टर्स अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। इससे काफ़ी डाइवर्स सेट ऑफ आइडियाज़ आते हैं और हर एक कैरेक्टर पे इंडिविजुअली फोकस हो पाता है। लेकिन कॉप यूनिवर्स पूरी तरह से रोहित के कंधों पर है और इसी जगह पे सिंघम अगेन सबसे ज़्यादा मार खाती है। अब मैडॉक ने अपने सुपरनैचुरल यूनिवर्स में बहुत ही कम बजट, नए डायरेक्टर और एक अननोन स्टारकास्ट के साथ एक छोटी फिल्म मुंजिया बनाई और फिर इसी मुंजिया का कैमियो करवाया स्त्री 2 में और ऑडियंस का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त आया। वाईआरएफ काफ़ी बड़े बजट में एक फीमेल स्पाई फिल्म बना रहा है अल्फा नाम से, जो कि फाइनेंशियली उनके लिए बहुत बड़ा गैम्बल है, लेकिन फिर भी इस यूनिवर्स के लिए वो लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो लोग यूनिवर्स और कैरेक्टर्स को सही से डेवलप कर पाए। और सूर्यवंशी की भी इतनी बड़ी हाइप का रीज़न यही था। सिम्बा के क्लाइमैक्स में अक्षय को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, उस कैरेक्टर के बारे में कोई जानता नहीं था और वो जानने के लिए ही लोगों ने सूर्यवंशी देखी। उसी तरह स्त्री 2 के कैमियो में भी अक्षय के कैरेक्टर को रिवील नहीं किया गया, जबकि सिंघम अगेन में 2 महान कॉप्स जिनको इंट्रोड्यूस किया है, बस कुछ लाइंस की बैक स्टोरी बोल के ही उनके पूरे कैरेक्टर को रिवील कर दिया। आइडियली किसी और डायरेक्टर से सिंघम अगेन के पहले इन दोनों पे एक एक फिल्म बनवानी चाहिए थी इनको डेवलप करने के लिए यार, और कुछ नहीं तो सूर्यवंशी के पोस्ट क्रेडिट में ही इन दोनों को डाल देते। अब बात करें सिंघम अगेन की तो उसकी कहानी को रामायण से जोड़ दिया गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस फिल्म के पूरे स्क्रीन प्ले को रामायण को आउटसोर्स किया। अब ये चीज़ फर्स्ट हाफ में तो कुछ हद तक काम करती है, लेकिन सब कुछ बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव सा लगता है और एक कॉप फिल्म में जो चीज़ें होनी चाहिए वो गायब कर दी है। लेकिन सेकेंड हाफ में ये कहानी रामायण से भी ऑफ ट्रैक हो जाती है। उसमें भी सबसे बड़ी गलती ये है कि विभीषण, जिसके बिना शायद राम जी कभी रावण को मार ना पाते, उसके कैरेक्टर को कहीं भी फिल्म में रखा नहीं गया। और उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जिस सिंघम को लोग देखना चाहते थे वो तो बस ओपनिंग सीक्वेंस के बाद ही गायब हो गया। फिर उसके बाद पूरी फिल्म में अजय देवगन दाढ़ी बढ़ा के और बिना वर्दी के घूम रहा है, हालांकि सिम्बा और सूर्यवंशी का लुक सेम रखा है। और रही सही कसर कुछ म्यूज़िक के लाइसेंसिंग को लेके हुई, जो सिंघम का आइकॉनिक बीजीएम था उसी को चेंज कर दिया। हेलो अजय, मैं सिंघम अगेन बना रहा हूँ तो तेरे कुछ डेट्स चाहिए थे। नहीं नहीं, तू बस औरों में का दम था कि सेट पे से आ जाना, थका हुआ हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम सिंघम रखा है, बस उसी से काम चल जाएगा। वो सिंघम के लुक में एंट्री सीन हम लोग बाद में अलग से शूट कर लेंगे। मैंने कैमियो के लिए अक्षय और रणवीर के साथ साथ दीपू और टाइगर को भी बोल के रखा है, अगर तेरी तरफ से 5-6 लोग कोई और हो तो उनका भी बोल दे।